हम पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र, और उस अपवाह तंत्र में हम देख चुके थे कि भारत के अपवाह तंत्र को कुल मिला के दो पार्ट में बांटा गया था, एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। उसमें हमने हिमालय अपवाह तंत्र को पढ़ा था, उसके बाद में उसमें सिंधु नदी तंत्र था, उसके बाद में उसकी सहायक नदियाँ थी, उसके बाद में हमने ये सतलज तक हमने कर लिया था। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र किस प्रकार से है। तो एक गंगोत्री हिमनद के निकट एक नदी निकलती है, उसके बाद में ये आगे जाती है और बांग्लादेश तक चली जाती है। स्टार्टिंग में गंगा का नाम गंगा नहीं बल्कि स्टार्टिंग में गंगा का नाम भागीरथी होता है। फिर ये भागीरथी से एक और छोटी नदी होती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो जब यहाँ ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब उस जगह पे इसको गंगा कहा जाता है। उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिली उसे कहा जाएगा कि अब इसके बाद में ये गंगा हो जाएगी। और किस जगह पे मिलती है तो ये प्रयागराज जगह पे, प्रयागराज नहीं माफ़ कीजिए, देवप्रयाग में ये मिलती है। देवप्रयाग में ये मिलती है। तो गंगा नदी तंत्र, एक नदी आई भागीरथी, एक आई अलकनंदा, वो दोनों मिली देवप्रयाग में, उसके बाद आ गई इसका नाम गंगा। उसके बाद में गंगा आगे जाती है और बांग्लादेश के अपने पश्चिम बंगाल के निकट एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। ये फरक्का से दो भागों में बट जाती है, जिसमें से एक तो इसकी जो शाखा है वो जाती है दक्षिण में और उसे कहा जाता है हुगली नदी। ये है तो वो गंगा नदी, लेकिन एक अलग जगह पे चली गई तो उसको एक अलग नाम दे दिया गया। फिर ये वहाँ से एक नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जिसका नाम पद्मा होता है। तो इस तरह से अगर एक बार फिर से हम गंगा नदी को अगर बनाएं तो गंगा नदी को ना प्रारंभ में गंगा का नाम गंगा है, ना लास्ट में गंगा का नाम गंगा है। स्टार्टिंग में गंगोत्री हिमनद, एक भागीरथी नदी आई, उससे अलकनंदा मिली और ये दोनों देवप्रयाग में मिली। इसके बाद इसका नाम गंगा हुआ। ये आगे गई और दक्षिण में इसकी एक शाखा निकली जिसका नाम हुगली नदी है, और बांग्लादेश में ये इसकी एक शाखा निकली जिसका नाम पद्मा है। तो पद्मा और हुगली एक तरह से गंगा ही है, लेकिन वो अलग जगह पे गई तो अलग वहाँ के लोगों ने उसे अलग नाम दे दिया। तो भागीरथी मिली अलकनंदा से और ये फिर आगे गई। अब जैसे हमने सिंधु की सहायक नदियाँ पढ़ी थी अलग अलग तटों वाली, तो हम इसकी भी पढ़ने वाले हैं। तो एक तो गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, उसका नाम है यमुना। तो पहली नदी यमुना की, गंगा की पहली सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। फिर यमुना के बाद एक और नदी है उसका नाम है सोन। तो यमुना और सोन ये इसकी इस साइड से मिलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। और गंगा की इधर मतलब हम कहीं की नेपाल साइड से मिलने वाली नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। फिर पश्चिम बंगाल के आसपास एक दामोदर नदी भी आती है, और जो लास्ट नदी है वो है रामगंगा, वो है महानंदा। तो इस प्रकार से इतनी सारी नदियाँ यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं। तो मिला के ये जो गंगा नदी तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है तो ये गंगा नदी तंत्र है। हम इसके बारे में बढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी लंबाई है। जैसे उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है इस गंगा नदी का, और इसे वहाँ पे इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। फिर इस भागीरथी से अलकनंदा मिलती है, उसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, लंबाई 2525 किलोमीटर, उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद, वहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाएगा। फिर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलेंगे देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलेंगे देवप्रयाग में, और उसी के बाद इसे गंगा कहा जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तो इसकी पहली सहायक नदी है यमुना। यह गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी व सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन है? यमुना। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और ये वाली यमुनोत्री से निकलती है। यह प्रयागराज में गंगा से, यह है प्रयागराज में गंगा से मिलती है। प्रयागराज में गंगा से मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी मिली देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी मिली देवप्रयाग में। गंगा और यमुना मिली प्रयागराज में। प्रयागराज में इस तरह से है। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी व सबसे पश्चिमी सहायक नदी है।
और ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है और इसी यमुना की एक सहायक नदी है, उसका नाम है चंबल नदी। तो ये चंबल नदी है वो मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार के निकट एक जगह है महू, वहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद ये कोटा में जाती है और ये गांधी सागर बांध बनाती है। चंबल खंड या रेवन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो चंबल के डाकुओं के लिए जो रहने का स्थान है उसे चंबल खंड या रेवन कहा जाता है। तो ये चंबल नदी उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में इसकी अगली सहायक नदी है सोन नदी, जिसका उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। तो ये अमरकंटक का पठार वो जगह है जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलेगी, जैसे नर्मदा भी यहीं से निकलेगी, सोन भी यहीं से निकलेगी। तो ये है अमरकंटक का पठार। तो अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम हुआ आरा के पास। आरा बिहार में है, तो उसके पास से गंगा में ये प्रवेश कर जाएगी। फिर उसके बाद में अगली सहायक नदी है गंडक। तो गंडक दो नदियों के मिलने से बनी है, एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है गंडक नदी। ये धौलागिरी तो धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट से भारत में प्रवेश करती है। तो जिस तरह से अपने सिंधु नदी दो चीज़ों से प्रवेश कर रही थी, एक तो इधर लद्दाख थी, इधर जास्कर थी, तो इन दो श्रेणियों से सिंधु नदी प्रवेश कर रही थी। उसी तरह से ये गंगा नदी है वो भारत में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट इन दोनों के बीच में से निकलती है। फिर ये जो गंडक नदी है ये पटना के निकट सोनपुर से गंगा में प्रवेश करती है। तो सोन नदी है वो तो आरा के पास प्रवेश किया और गंडक नदी ने पटना के पास प्रवेश किया। अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी पर मापचा चुंगो हिमनद है। मतलब इसका जो उद्गम है वो किससे होता है? उद्गम है वो मापचा चुंगो हिमनद से होता है। उद्गम है वो मापचा चुंगो हिमनद से होता है। तिल्ला, सेती, बेरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये छपरा बिहार में गंगा में प्रवेश करती है और शीशा पानी में महाखंड का निर्माण करती है। अब देखना, ये हमने अभी यहाँ पे एक उद्गम स्थल पे एक हिमनद पढ़ा है। तो हमने अभी तक कितने हिमनद पढ़ लिए हैं? सबसे पहले हमने सिंधु पे एक हिमनद पढ़ा। है, उसका नाम था वोकरचू हिमनद। फिर हमने गंगा में एक हिमनद पढ़ लिया, उसका नाम आ गया गंगोत्री हिमनद। फिर हमने यमुना में एक हिमनद पढ़ लिया, उसका नाम आ गया यमुनोत्री हिमनद। फिर हमने अभी घाघरा का जो उद्गम स्थल है वहाँ एक हिमनद और है जिससे उसका उद्गम होता है, वो है मापचा चुंगो हिमनद। तो इस तरह से ये इतने सारे हिमनद इन हिमनदों से ये नदियाँ निकलती है। उसके बाद में जो अगली नदी है हम वो पढ़ने वाले हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया है अभी तक? हाँ, घाघरा। तो घाघरा मापचा चुंगो हिमनद से निकली। तिल्ला, सेती, बेरी इस घाघरा की भी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि ये घाघरा भी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बड़ी नदी है, तो इसकी भी सहायक नदियाँ हैं तिल्ला, सेती, बेरी। फिर ये छपरा के पास जो बिहार में है वहाँ से गंगा में प्रवेश करती है और शीशा पानी में महाखंड का निर्माण करती है। तो हमने अभी एक चीज़ और पढ़ी, छपरा के पास प्रवेश किया। तो जो सोन नदी थी उसने प्रवेश किया था आरा के पास से। फिर जो आगे गंडक नदी आई उसने प्रवेश किया था सोनपुर के निकट, जो अपने पटना के आसपास है। तो आरा, पटना और फिर ये घाघरा जो नदी है ये कहाँ से प्रवेश करेगी? ये प्रवेश करेगी छपरा। तो बिहार के आसपास से तीन नदियाँ गंगा में प्रवेश कर रही है। एक तो आरा के पास कर रही है सोन नदी, गंडक कर रही है पटना के पास, और छपरा कर रही है छपरा के आसपास घाघरा नदी है वो गंगा में प्रवेश कर रही है। तो हमने घाघरा नदी पढ़ लिया। घाघरा नदी की भी एक और बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है शारदा या सरयू नदी। ये वही सरयू नदी है जहाँ पे वो भगवान राम से जो कहानियाँ जोड़ी जाती है। तो जो शारदा या सरयू नदी है इसका उद्गम मिलाम हिमनद है, वहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल और भारत सीमा पर घाघरा में मिलती है, जहाँ इसे कालिया चाइक कहा जाता है। तो अब हमने एक और हिमनद पढ़ लिया है। इतने तो हमने हिमनद पढ़े थे। सिंधु का बोखरचू, गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री, घाघरा का मापचा चुंगो और शारदा नदी का एक और उद्गम स्थल है जो एक और हिमनद से निकलता है जिसका नाम है
शारदा का एक और है, उसका नाम है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद। तो इसके बाद में अगली जो नदी है उसका नाम है कोसी नदी। इसका उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। और जो अभी अपने देखी थी ये वाली नदी गंडक नदी, ये माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से भारत में प्रवेश किया। तो जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ से एक नदी का उद्गम है, उसका नाम है कोसी। इस कोसी नदी का उद्गम है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। अरुण व तमुर कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह अरुण कोसी के साथ मिलकर सप्त कोसी बनाती है। तो ये शायद थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि यह इसके साथ मिलकर कोसी सप्त कोसी बनाती है, तो वो अरुण नदी के साथ मिलकर बनाती है। तो कोसी के बाद अगली नदी है रामगंगा। यह गैरसेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैरसेन की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा में गिर जाती है। तो गैरसेन की पहाड़ियों से निकली, गैरसेन अपने हैं उत्तराखंड में, वहाँ से निकलेगी और कन्नौज के निकट गंगा में गिर जाएगी। उसके बाद में अगली जो नदी है उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, परंतु डीवीसी यानी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के द्वारा इसके बाढ़ के पानी को रोक लिया जाता है। तो ये जो अब उतना अपना हानि नहीं कर पाती, तो अब इसे बंगाल का शोक नहीं कहा जाता। तो बराबर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो हमने घाघरा की प्रमुख सहायक नदियाँ पढ़ी, जो थी तिल्ला, सेती, बेरी। फिर हमने कोसी की पढ़ी, जो थी अरुण और तमुर कोसी। फिर हमने दामोदर की पढ़ी, इसकी है बराकर प्रमुख सहायक नदी है। अब आगे वाली जो नदी है उसका नाम है महानंदा। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और ये गंगा के दाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है। गंगा के दाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? महानंदा। तो अगर हम अपने उस मैप पे वापस जाएं, और नया मैप बनाना पड़ेगा। तो फिर ठीक, तो गंगा निकली यहाँ से, गंगोत्री हिमनद से, वहाँ से मिली भागीरथी। भागीरथी के बाद ये आगे ऐसे चलती जाएगी और आगे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। यमुना मिली यहाँ से और एक सोन मिली यहाँ से। यमुना की एक सहायक नदी है, उसका नाम है चंबल। तो चंबल यहाँ से मिली, यमुना यहाँ से मिली और ये वाली यहाँ से मिल गई है। इसके बाद में ये सारी इस तट से मिलने वाली है। और लास्ट जो नदी है वो कौन है? महानंदा। महानंदा निकलती है दार्जिलिंग और सिक्किम जगह से निकलती है महानंदा। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और बीच में दामोदर नदी भी आएगी। तो इस तरह से पूरी एक लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम आगे जाते हैं और जो अगली नदी है महानंदा हमने पढ़ ली है। तो महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा के दाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है। तो आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग हिमनद। चेमा युंगडुंग हिमनद। तो हमने एक और हिमनद पढ़ लिया है। अब हमने एक और हिमनद पढ़ लिया है। वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। और वहाँ इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रांगो सांगपो। हिमालय गिरिपद में इसे शिशिंग या दिशिंग कहा जाता है। और इस सांगपो का जो अर्थ है ना, वो शोधक होता है। इसका अर्थ होता है शोधक। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये चेमा युंगडुंग हिमनद से निकली, वहाँ इसे सांगपो नदी के नाम से जाना गया। इसकी वहाँ पे प्रमुख सहायक नदी रांगो सांगपो है। हिमालय के गिरिपद में इसे शिशंग या दिशंग नामों से पुकारा जाता है। और नामचा बरवा में एक गहरा गोर्ज बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिहांग, दिबांग और लोहित है। और आपको नाम नहीं दिख रहे हैं तो दिहांग, दिबांग और लोहित है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर यह असम घाटी में बहती है। सादिया कस्बे से प्रवेश करने के बाद ही
इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ये है कि जो ब्रह्मपुत्र है ये यहाँ से निकली, ये निकली चेमायुंगडुंग हिमनद से, चेमायुंगडुंग हिमनद से, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकले। फिर ये चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलने के बाद आगे गई। फिर जब यहाँ पे ये निकल रही है, इस यहाँ पे इसको सांगपो कहा जाएगा, यहाँ पे इसको सांगपो कहा जाएगा। जैसे यहाँ से जो सिंधु नदी निकल रही थी तो उसे हमने सिंगी खबान शेरमुख कह दिया। जहाँ से उद्गम होगा वहाँ पे अलग नाम से, जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी अलग अलग नाम से नदियाँ जानी जाएगी। तो ये सांगपो के नाम से जानी गई। यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदी रांगो सांगपो है। फिर ये नामचा बरवा में गहरा महाखड़, जैसे इधर जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में जाने से पहले यहाँ पे एक गहरा महाखड़ बना रही थी, वैसे ये वाली जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भी एक गहरा नामचा बरवा के आसपास एक गहरा महाखड़ बनाएगी, नामचा बरवा के आसपास गहरा महाखड़ बनाएगी। और यहाँ पे महाखड़ बनाने के बाद आगे जाएगी। आगे यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदी दिहांग, दिबांग और लोहित है। दिहांग, दिबांग और लोहित इसकी यहाँ पे प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश से अंदर आ रही है भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से आई और फिर आगे ये आगे जाएगी। तो आगे ये असम पड़ता है, तो असम में 750 किलोमीटर बही, वहीं पे इसको प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद में ये आगे आके और बांग्लादेश में पद्मा नदी के साथ मिलकर जो एक तरह से गंगा ही थी, उन दोनों के साथ, जो एक तरह से हमने अभी बताया था कि ये गंगा नदी यहाँ पे आई, एक हुगली और एक पद्मा। तो ये जो दोनों नदियाँ मिल रही है, एक तरफ से गंगा मिल रही है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र मिल रही है। लेकिन यहाँ पे गंगा को गंगा ना कह के यहाँ पे इसको पद्मा कहा जाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश के लोग इसे अपने अलग नाम से बुलाते हैं। तो जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकली, यहाँ पे इसको सांगपो कहा गया। यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदी रांगो सांगपो है। फिर नामचा बरवा में एक गहरा माखड़ बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से भारत में प्रवेश किया। वहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदी दिहांग, दिबांग और लोहित है। फिर इसके बाद में ये आगे असम में बही, 750 किलोमीटर बही। उसके बाद में वहीं पे इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में अंत में ये पद्मा के साथ मिलकर, जो गंगा की एक प्रमुख शाखा है, वहाँ से मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इस तरह से हमने आज ये वाली भी पढ़ ली है। ये देखना, उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग हिमनद, वहाँ से वहाँ पे इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी वहाँ पे रांगो सांगपो है। हिमालय गिरिपद में से शिशंग दिशंग अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नामचा बरवा में गहरा महाकट बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से भारत में प्रवेश किया। यहाँ इसकी प्रमुख सहायक नदी दिहांग, दिबांग और लोहित है। उसके बाद में और फिर ये असम घाटी में बहती है और उसके बाद में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे इसकी दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ सुबनसिरी, मानस, संकोश। सुबनसिरी, मानस और संकोश। तो सुबनसिरी, मानस और संकोश इसकी यहाँ पे दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। बाएं तट से मिलने वाली बूढ़ी दिहिंग और धनसरी, ये इसकी यहाँ पे प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके बाएं ओर मिलती है, इसके बाद यह जमुना कहलाती है। तो एक बार हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आज हमने एक तो गंगा नदी तंत्र पढ़ा। तो गंगा नदी निकली गंगोत्री हिमनद से, वहाँ पे इसे भागीरथी नाम से जाना गया। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा निकली। फिर आगे जाके ये एक तो हुगली के रूप में बंट गई और एक पद्मा के रूप में आगे चली गई। इसकी प्रमुख सहायक नदी यहाँ पे यमुना है, उसके बाद में सोन है, इधर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, रामगंगा, ऐसी सारी नदियाँ हैं। फिर जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकली चेमायुंगडुंग हिमनद से। फिर आगे नामचा बरवा में गहरा माखड़ बनाते हुए असम की घाटी में 750 किलोमीटर बहते हुए और पद्मा के साथ अपना जल अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ों में गिरा देती है। तो इस तरह से हमने आज 2 नदी तंत्र कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र।
थैंक यू।